हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग 67वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम 2021 के लिए 38वीं बीपीएससी से लेकर के 66वीं बीपीएससी तक में जितने भी विविध से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोग एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, घटना चक्र पूर्वावलोकन की जो नई पुस्तक आई हुई है 2022 वाली, जिसमें कि 66वीं बीपीएससी तक में जितने भी प्रश्न पूछे गए उनको अध्यायवार दिया गया है, उनको हम लोग कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने लगभग इस बुक को कवर कर लिया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। सभी वीडियोज़ का लिंक आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इस तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग विविध से संबंधित जितने भी प्रश्न 38वीं बीपीएससी से लेकर के 66वीं बीपीएससी तक में पूछे गए हैं उनको हम लोग एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। पहला प्रश्न देखिएगा फ्रेंड्स। पहला प्रश्न है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। देखिए, पूछा गया कि कौन सा बिहार का जिला है जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये प्रश्न जो है 63वीं बीपीएससी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो ध्यान दीजिएगा, नेपाल के साथ बिहार के 7 जिले सीमा साझा करते हैं। इन 7 जिलों में इनका नाम क्या क्या है, तो सीतामढ़ी है, किशनगंज है, अररिया है, सुपौल है, मधुबनी है, पूर्वी चंपारण है और पश्चिमी चंपारण है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पूर्णिया जो है यह नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लिए राज्य में, यानी कि बिहार की बात की जा रही है, राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विरासत धरोहर स्थल है। तो देखिए, अगर हम बिहार से बात करते हैं तो बिहार के संबंध में, तो बिहार के देखिए नालंदा महाविहार, जिसको कि 2016 में नालंदा महाविहार पुरातात्विक स्थल, इसको 2016 में ध्यान रखेंगे 2016 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया, तथा महाबोधि विहार या महाबोधि मंदिर को 2002 में शामिल किया गया। तो देखिए, दोनों हो जाएगा इसमें से। यहाँ पर आप देख सकते हैं महाबोधि विहार और नालंदा में बौद्ध मठ। तो एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2006-07 के लिए। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। मार्च 2007 में बिहार के इतिहास में प्रथम बार आर्थिक सर्वेक्षण तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सह राज्य के वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने प्रस्तुत किया था, और इस वर्ष जो है ये 15वां आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया है, इस बार वाला। तो ये भी क्रम आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। 2020-21 वाला जो है ये इस बार का 15वां संस्करण है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद ICFRE, ठीक है, ICFRE, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना है। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, ठीक है, ने वन आधारित समुदायों का समर्थन करने के लिए TIFAC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब पूछा गया आपसे कि ICFRE का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अब यहाँ पर इसका भी आप फुल फॉर्म जान लीजिए कि TIFRC, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फॉरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, ठीक है। तो देखिए, इसका हेडक्वार्टर पूछा गया आपका ICFRE का, इसका हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देहरादून में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है। तो इतना तो आपको पता है कि बाढ़ जो है ये कहाँ है, ये बिहार में है, और किस जिला में, तो पटना में है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि बरौनी जो है थर्मल पावर स्टेशन ये किस जिला में है, ज़रा आप कमेंट करके बताइएगा। कांटी थर्मल पावर मुजफ्फरपुर में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी। तो देखिए, 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जो आबादी थी उसका अनुमान विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग बताया है। कीन गोल्डविक, यहाँ मैं उनका नाम लिख दे रहा हूँ, देखिए कीन गोल्डविक, ठीक है, कीन गोल्डविक ने जो है 2 मिलियन बताया है। मैक एवडी, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ मैक एवडी एवं जोन्स ने, यहाँ जोन्स भी मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए मैक एवडी एवं जोन्स ने 4 मिलियन बताया है, तथा थॉमलिन सन ने, ठीक है, थॉमलिन सन ने जो है
1 से 10 मिलियन का अनुमान लगाया है। तो इसमें से देखिए कोई भी उत्तर जो है ये आपका सही नहीं माना जा सकता है। तो बीपीएससी के द्वारा ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था, तो ये कौन थे फ्रेंड्स? ये अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को, ठीक है, 20 जुलाई 1969 को चांद पर कदम रखा था और ये साथ ही चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति बन गए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने ये जो घट्टा चक्र पूर्वावलोकन की पुस्तक है, इनको हमने सब्जेक्ट वाइज कवर किया हुआ। हमने प्राचीन भारत के इतिहास को अलग वीडियो में, मध्यकालीन भारत के इतिहास को अलग वीडियो में, आधुनिक भारत के इतिहास को अलग वीडियो में, उसी प्रकार से साइंस वाले सेगमेंट में हमने फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री को अलग अलग कवर किया हुआ है। बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल और बिहार के इकोनॉमिक्स को भी हमने कवर किया हुआ है। लगभग इस बुक को हमने कवर कर लिया है। जल्द ही मैं मैथ वाला सेक्शन भी आपको कवर करवाने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी वीडियोज़ का लिंक आपको आज की इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एडुटेरिया का जो टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है बीपीएससी के लिए, सभी टेस्ट सीरीज को हमने कवर किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बिहार का द्वितीय त्यौहार क्या है? तो आपको पता है यह त्यौहार जो है छठ पर्व है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा छठ पूजा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है। और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, काफ़ी मेहनत करके मैंने ये वीडियो आपके लिए तैयार किया है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 यानी कि NH 2 पर स्थित नहीं है? बताइए। तो देखिए वर्ष 2010 में, ठीक है, वर्ष 2010 में जब राष्ट्रीय राजमार्ग का रीनंबरिंग किया गया यानी कि पुनर्अंकीकरण किया गया, उसके बाद उपरोक्त में से कोई भी शहर राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NH 2 पर स्थित नहीं है। तो इसमें से राइट आंसर जो हो जाएगा, राइट आंसर इनमें से कोई भी नहीं हो जाएगा, ठीक है, इनमें से अब कोई भी नहीं हो जाएगा। रीनंबरिंग किया गया है 2010 के बाद से, तो उसको आप ध्यान रखेंगे। एक बार आपको अगर इसमें कन्फ्यूजन है तो एक बार आप सर्च कर लीजिए, आपको संतुष्टि हो जाएगी। देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जो है ये असम के डिब्रूगढ़ से प्रारंभ होकर मिजोरम के तुईपंग तक जाता है। ये नया वाला नंबरिंग मैं बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। तो फ्रेंड्स देखिए विमान सेवाएं जो हैं ये आपको इसमें से राइट आंसर आपको बताना है। देखिए ये प्रश्न जो है 2011 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो आपको अभी जो है इसमें से देखिए ये इंडियन एयरलाइंस है, सहारा एयरलाइंस जो है, अब सहारा एयरलाइंस जो थी अब ये जेट एयरलाइन में मतलब 2007 से इसका विलय हो गया था और जेट भी बंद हो गया है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये भी गलत हो जाएगा अभी के हिसाब से। रॉयल नेपाल तो खैर है, उसमें से देखिएगा ये भी आपका केवल रॉयल नेपाल होगा नहीं, केवल सहारा एयरलाइंस भी नहीं होगा, क्योंकि सहारा के अलावा और भी है, इंडिगो है, उसके बाद और भी बहुत सारे हैं। केवल इंडियन एयरलाइंस ये भी गलत हो जाएगा। तो देखिए इसमें से अगर हम बात करें तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ई होना चाहिए, ठीक है, अभी के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? अब देखिए विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला पूछा गया है, तो ये कहाँ है? तो सबसे ऊंचा जो है यह बिहार के राजगीर की जो रत्नागिरी पहाड़ी हैं वहीं पर स्थित है शांति स्तूप। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला है यह स्तूप, और इसकी अगर ऊंचाई की बात करते हैं तो ये 400 मीटर है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजगीर, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि नवलंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? बताइए। तो देखिए ये जो है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा कि पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से सीधे जुड़ा हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स अगर इसमें से हम राइट आंसर की बात करते हैं तो देखिए बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी द्वारा जो है इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इसमें से अगर हम बात करें तो इसका मूल्यांकन से बाहर किया गया था। चलिए अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, कोलंबो, दुबई, अबू धाबी, उसके बाद जम्मू, काठमांडू, नागपुर, सभी जगह से जो है ये विमान सेवा जुड़ी हुई है बिहार से, ठीक है, पटना से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पूर्वी मध्य रेलवे का क्षेत्र मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? हाजीपुर में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाजीपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? तो ये कमिश्नर दफ्तर जो है ये कहाँ है? पटना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कि भारत में एक समय पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में सीमित नक्सलवाद अब इन राज्यों में भी
फैल चुका है। तो देखिए भारत का नक्सलवाद क्षेत्र जो है अब उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में और बिहार राज्य में विस्तारित हो चुका है। तो राइट आंसर देखिएगा इसमें से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। इसके अलावा भी मैंने आपको बताया था ये कौन कौन से, महाराष्ट्र हैं, उसके बाद तेलंगाना है, ठीक है, इनको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे। तो देखिए श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता का जन्म जो है वर्तमान बांग्लादेश के विक्रमपुर में हुआ था। यह तत्कालीन बिहार के पुरुलिया जिले स्कूल के हेडमास्टर थे और इन्होंने आजीवन शिक्षा देने का यानी कि पढ़ाने का इन्होंने प्रण किया हुआ था। इनकी कर्मभूमि तत्कालीन बिहार का पुरुलिया जिला रहा था। उस समय जब बिहार और बंगाल एक में था तब की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये पुरुलिया हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बिहार में यद्यपि जमींदारी सामूहिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों में रहा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रधान जाति के हिंदू, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे। तो इसके संपादक कौन थे, बाबू महेश्वर प्रसाद थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाबू महेश्वर प्रसाद। उसके बाद देखिए दक्षिण गंगोत्री स्थित है। अच्छा ये दक्षिण गंगोत्री है क्या, तो आपको पता होगा कि दक्षिण गंगोत्री जो है फ्रेंड्स, यह अंटार्कटिका में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है, ठीक है फ्रेंड्स, जिसे 1984 में स्थापित किया गया था। उसके अलावा अगर बात करें तो दूसरा जो है ये मैत्री है, तीसरा जो है उसका नाम क्या है, तीसरा जो है उसका नाम भारती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंटार्कटिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है। तो तिलक के द्वारा लिखा गया है गीता रहस्य, ठीक है, कौन सी पुस्तक लिखा गया है, गीता रहस्य लिखा गया है, ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें से गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, तो ये गांधी जी के द्वारा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित नेहरू के द्वारा, इंडिया इन ट्रांजिशन इसको लिखा है एम.एन. रॉय ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है। तो इस पुस्तक को लिखा है जॉर्ज ऑरवेल ने। किसके द्वारा लिखी गई, जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है कि जो भारत में खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला जो सर्वोच्च पुरस्कार था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उसका नाम अब मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रख दिया गया है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ प्रश्न के हिसाब से अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार दिख जाएगा। अर्जुन पुरस्कार खेल में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला अवार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया था। तो इसमें से आपका ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो नेल्सन मंडेला हो जाएगा। नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीकी गोरी सरकार के विरुद्ध गांधीवादी मूल्यों के आधार पर आंदोलन चलाने तथा दक्षिण अफ्रीका की जो गोरी सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी, उनके द्वारा फैलाए गए जाति विद्वेष को समाप्त करने के लिए 1990 में, ध्यान रखेंगे कब दिया गया था, 1990 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उसके बाद देखिएगा चुने हुए देशों की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए पूछा गया है इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए पढ़िएगा। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का 50% से अधिक मक्का पैदा करता है, किंतु निर्यात विश्व के निर्यात का मात्र 3% करता है। ये स्टेटमेंट गलत दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का 35.51%, ठीक है, लगभग मैं बता रहा हूँ 35.51% मक्का पैदा करता है और साथ ही विश्व का सबसे बड़ा मक्का निर्यातक भी है। और अमेरिका जो है विश्व में मक्का का निर्यात 32% करता है। कितना करता है, 32% करता है। यहाँ 3% लिखा गया है जो कि गलत है। यहाँ 50% से अधिक मक्का पैदा करता है, ये भी है, गलत दिया गया है, 35.51% करता है। बाकी देखिए कोई भी देश ऑस्ट्रेलिया से अधिक ऊन का उत्पादन एवं निर्यात नहीं करता है, बिल्कुल ये करेक्ट दिया गया है। सबसे ज़्यादा ऊन का जो है अगर बात करें तो उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में होता है, दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड है। नेक्स्ट देखिएगा दूध उत्पादकों में भारत विश्व में अग्रणी स्थान है, बिल्कुल ये सही दिया गया है। उसके बाद देखिए भेड़ की संख्या विश्व की 4% होते हुए भी न्यूजीलैंड विश्व के निर्यात में 2/3 भेड़ मांस और 1/6 भाग ऊन निर्यात करता है, ये भी सही दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए जो है ये गलत दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि इजराइल और PLO के बीच प्रथम सीधी बैठक हुई थी। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, PLO यानी कि पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन।
तो राइट आंसर हो जाएगा मैड्रिड में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैड्रिड में नवंबर 1991 में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, नवंबर 1991 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। देखिए यहाँ सीधा सीधा प्रथम अध्यक्ष पूछा गया है। ठीक है, विधिवत रूप से अगर पूछा जाता तो इसका आंसर अलग होता, लेकिन यहाँ विधिवत रूप से नहीं पूछा गया है, सीधे पूछा गया है कि WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो देखिएगा फ्रेंड्स कि WTO की स्थापना जो है गेट के स्थान पर हुई थी, आपको पता है 1 जनवरी 1995 को। ठीक है, 1 जनवरी 1995 को हुई थी। और गेट के तत्कालीन महानिदेशक पीटर सदरलैंड को ही WTO का महानिदेशक यानी कि अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, किंतु WTO के विधिवत निर्वाचित प्रथम महानिदेशक रूनेटो रुगेरियो हैं। ठीक है, तो ये विधिवत रूप से अगर पूछता तो रूनेटो रेगेरियो हो जाता, लेकिन उस समय जो अध्यक्ष चुना गया था, जो गेट के जो तत्कालीन महानिदेशक थे, पीटर सदरलैंड को ही WTO का महानिदेशक उस समय चुन लिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ये पीटर सदरलैंड। अच्छा, वर्तमान में अगर बात करें तो नगोजी अंकोजो इवाला, यहाँ मैं उनका नाम लिख दे रहा हूँ, नगोजी ओंकोंजो, ठीक है फ्रेंड्स, इवेला। ठीक है, ये जो है अभी फिलहाल WTO की ये महानिदेशक है, हेड हैं। ये पहली महिला हैं जो WTO की हेड बनी है, ये नाइजीरिया की हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुई। तो ये हुई 1948 में, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है। तो देखिए भद्रावती इस्पात केंद्र जो है ये भद्रा नदी पर स्थित है, कर्नाटक राज्य में बाबा बुदनगिरी पहाड़ी रेंज में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य क्या है। स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य क्या है। तो देखिए स्वर्णिम त्रिकोण एशिया के 2 मुख्य अवैध अफीम उत्पादक क्षेत्रों में से एक है और थाईलैंड, म्यांमार आदि के नशीले पदार्थों का उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए ये जो स्वर्णिम त्रिकोण है, इसके अंतर्गत दक्षिण पूर्वी एशिया के 4 देश आते हैं, म्यांमार, लाओस, वियतनाम और थाईलैंड। ठीक है, म्यांमार, लाओस, वियतनाम और थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि साउथ एशियन कोलिजन ऑन चाइल्ड सर्विट्यूड रिपोर्ट के अनुसार भारत में बंधुआ बच्चों की संख्या कितनी है। तो देखिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ये देखिए 94 में पूछा गया प्रश्न है, करेक्ट आंसर इसका 5.5 करोड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है हमारा कि सबसे अधिक तेल निर्यातक देश है। तो ये देश है सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। सऊदी अरब जो है खनिज तेल निर्यात में पहला स्थान है। दूसरे स्थान पर रूस है। प्रकाश पादुकोण किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बैडमिंटन। ठीक है, बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश पादुकोण। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन है। तो दूसरी भारतीय महिला जो है ये है संतोष यादव। वहीं पहली अगर पूछा जाए तो पहली महिला है बछेंद्री पाल। ठीक है, बछेंद्री पाल हो जाएगा पहली महिला। उसके बाद देखिए इंडिया विंस फ्रीडम, यहाँ अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है कि लेखक कौन है। तो अबुल कलाम आज़ाद हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा भारत का राष्ट्रीय स्तनी कौन सा है, राष्ट्रीय पशु पूछा गया है, तो ये आपका बाघ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था। तो 1973 में, ध्यान रखेंगे इसको भी। उसके बाद देखिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। तो कलिंग पुरस्कार जो है यह विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रदान किए जाने वाला पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1952 में हुई थी, 1952 में हुई थी। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा यह प्रदान किया जाता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। क्लियर, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स यह है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम इंडियाना पोलिस मोटर स्पीडवे, इंडियाना पोलिस यहाँ मैं लिख देता हूँ, इंडियाना पोलिस मोटर स्पीडवे, मोटर तो आपको पता है, मोटर स्पीडवे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, यहाँ अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है, इसको किसने लिखा है। तो फ्रेंड्स इसको लिखा है नीरज सी चौधरी ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अनीता रॉडिक किसकी लेखिका हैं। तो देखिए अनीता रॉडिक के द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है वो है बिजनेस इज अनयूजुअल।
बिजनेस एज अनयूजुअल, इज नहीं है यहाँ, एज पढ़िएगा अंग्रेजी में। देखिए बिजनेस एज अनयूजुअल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ग्रीन पीस यानी कि जो हरित शांति है वो क्या है। तो ग्रीन पीस जो है पर्यावरण कार्यकर्ताओं का एक समूह है जिसकी स्थापना कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में किया गया। कब किया गया? तो 1971 में अमेरिका द्वारा अलास्का में परमाणु अस्त्र परीक्षण का विरोध करने के लिए किया गया था, 1971 में। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिसका हेडक्वार्टर जो है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का, ये नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम शहर में है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका की नई संसद में राष्ट्रीय सभा और सीनेट की क्रमशः शक्ति क्या है, यानी कि सीटों की संख्या पूछी गई है। तो राष्ट्रीय सभा में बात करें तो 400 सीट हो जाएगा, और सीनेट की बात करें जो दक्षिण अफ्रीका में संसद की दूसरा सदन है उसमें जो है सीटों की संख्या है 90। तो राइट आंसर हो जाएगा 400 और 90, देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है। तो फ्रेंड्स देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है यह गुजरात में है, सरदार पटेल वाला जो आपको याद होगा। स्टैचू ऑफ पीस जो है, स्टैचू ऑफ पीस ये राजस्थान में है। ये पूछा गया था अभी स्टैचू ऑफ पीस यूपी पीसीएस में, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। ये राजस्थान में है स्टैचू ऑफ पीस। यहाँ स्टैचू ऑफ लिबर्टी पूछा गया है तो ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ठीक है। चलिए, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक संख्या में बोली जाती है, तो हिंदी के बाद बांग्ला बोली जाती है। तो देखिए बांग्ला ऑप्शन में नहीं है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यूनेस्को की कार्यभाषा क्या है? तो यूनेस्को की जो कार्यभाषा है ये चीनी भाषा है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, रसियन है, अरबी है तथा स्पेनिश है। 6 भाषाएं जो है यूनेस्को की कार्यभाषा के रूप में प्रयुक्त होती हैं। इसमें से देखिए अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, इसके अलावा अगर बात करें तो चीनी हो जाएगा, चीनी के अलावा अगर बात करें तो रसियन हो जाएगा, ठीक है, रूसी तो दिया हुआ है, अरबी हो जाएगा, फिर स्पेनिश हो जाएगा, ठीक है, स्पेनिश हो जाएगा। तो ये 6 भाषा हैं, नाम ध्यान रखेंगे। चलिए देखिए, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाइफ डिवाइन को लिखा अरविंद घोष ने। द मूर्स लास्ट साई, यहाँ देखिएगा ऊपर मैं कर देता हूँ, द मूर्स लास्ट साई के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इसके लेखक हैं सलमान रुश्दी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सलमान रुश्दी। मैं अंग्रेजी में भी लिख दे रहा हूँ, द मूर्स लास्ट साई, SIGS। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में से कौन अमेरिकी शस्त्रों का सबसे बड़ा खरीदार है? तो ये हो जाएगा आपका सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और भारत जो है अपने कुल शस्त्र का आयात का 62% जो है यह रूस से करता है, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया था किस वर्ष में? तो ये 1987 में किया गया था, और 1987 से लगातार जो है मगहर महोत्सव आयोजित होता रहा है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 1987 में। उसके बाद देखिए, पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य, देखिए पहला पूछा गया है, जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया था, अपने को स्वतंत्र घोषित किया था। तो देखिए USSR, पूर्व सोवियत संघ जो था, इससे स्वयं को पहला जो कौन सा राज्य था जो स्वतंत्र घोषित किया था? तो ये था लिथुआनिया। कौन सा था? लिथुआनिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लिथुआनिया 1990 में। उसके बाद जॉर्जिया ने 1991 में घोषित किया था। फिर एस्टोनिया जो है, एस्टोनिया ने भी 1991 में, और यूक्रेन ने भी 1991 में अपने को स्वतंत्र घोषित किया था। पहला लिथुआनिया हो जाएगा। किस खेल के लिए थॉमस कप दिया जाता है? तो देखिए थॉमस कप और उबेर कप याद रखेंगे, थॉमस कप और उबेर कप, ये कप जो होते हैं किस खेल से संबंधित हैं? तो बैडमिंटन। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? डुरंड कप, रोवर्स कप, ये बहुत बार पूछा जाता है कि रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। डुरंड कप फुटबॉल से। मर्डेका कप, मर्डेका कप भी फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी भी फुटबॉल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 20वीं शताब्दी का आखिरी कुंभ मेला कहाँ मनाया गया था? तो देखिए 20वीं शताब्दी का आखिरी कुंभ मेला हरिद्वार में वर्ष 1998 में, ठीक है, 1998 में आयोजित हुआ था। और आपको पता है कि ये इलाहाबाद जो कि अब प्रयागराज है, नासिक, उज्जैन,
3 स्थानों में प्रत्येक 12 वर्ष पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। तो राइट आंसर इसका हरिद्वार हो जाएगा। जंतर मंतर का निर्माण किया था, तो फ्रेंड्स ये किसने किया था? तो ये किया था सवाई राजा जयसिंह ने। ठीक है, तो ये हो जाएगा महाराजा जयसिंह ने किया था। एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग होता है, तो 5000 किलोग्राम हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद देखिएगा कि स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली जो प्रधान भाषाएं हैं वो कौन सी है? तो स्विट्जरलैंड में जर्मन, फ्रेंच तथा इटालियन जो है ये प्रधान भाषा है। तो जर्मन, फ्रेंच और इटालियन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो देखिए फ्रेंड्स, एस चंद्रशेखर को 1983 में, ध्यान रखेंगे, एस चंद्रशेखर को 1983 में भौतिक शास्त्र में चंद्रशेखर सीमा के लिए और हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आपको याद होगा, देखिए ये दोनों जो व्यक्ति थे, दोनों वैज्ञानिक थे, इनका जन्म भारत में हुआ था किंतु इन्होंने अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर ली थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। वह कौन सा एकमात्र भारतीय है जिसको ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड का खिताब दिया था? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा स्वराज पाल। भारतीय मूल के स्वराज पाल को ब्रिटेन ने लॉर्ड का खिताब दिया था। स्वराज पाल को ब्रिटेन ने वर्ष 1996 में लाइफ पीयर, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ लाइफ पीयर, ठीक है, की उपाधि प्रदान की थी। लाइफ पीयर की उपाधि प्राप्त व्यक्ति आजीवन हाउस ऑफ लॉर्ड का मानद सदस्य बना रहता है। तो स्वराज पाल हो जाएगा। उसके बाद देखिए इन देशों में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो अस्थायी सदस्य में आपको पता है 5 देश हैं, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, रसिया और संयुक्त राज्य अमेरिका। और इसमें से देखिए जर्मनी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था? तो राइट ब्रदर्स ने किया था। टेलीस्कोप की खोज किसने की थी? तो ये गैलीलियो ने किया था। आपको याद होगा इटली के प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी गैलीलियो ने दूरदर्शी अर्थात टेलीस्कोप की खोज की थी। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त होता है? तो लोहा मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और लिमोनाइट। लिमोनाइट भी याद रखेंगे, यहाँ मैं लिख देता हूँ लिमोनाइट और सीडेराइट। लिमोनाइट और सीडेराइट, बाकी आपको सीडेराइट, बाकी तो आपको पता है कि मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। लिमोनाइट भी याद रखिएगा और सीडेराइट भी याद रखिएगा। देखिए यहाँ हेमेटाइट दिया गया है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेता कौन था? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसमें से भारत, ऑप्शन नंबर बी। गुट निरपेक्ष आंदोलन को वर्ष 1961 में भारत की पहल पर शुरू किया गया और औपचारिक रूप से गुट निरपेक्ष आंदोलन का शुभारंभ प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो और मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मदर टेरेसा की जन्मभूमि थी। तो मदर टेरेसा का जो जन्म हुआ था ये 1910 में अल्बानिया में हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें से अल्बानिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। और इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो नोबेल पुरस्कार इनको 1900, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था 1979 में। ठीक है, मदर टेरेसा को वर्ष 1979 में नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था और भारत रत्न इनको 1980 में दिया गया था। ये 1929 में दरअसल ये कोलकाता आई थी। ठीक है, और इन्होंने मदर टेरेसा जो थी, इन्होंने निर्धनों एवं बीमार लोगों की सेवा के लिए मिशनरीज ऑफ चैरिटी नामक संस्था की स्थापना की थी। कोलकाता 1929 में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए कौन से 2 राज्य चंदन तस्कर वीरप्पन के आत्मसमर्पण के लिए वार्तालाप कर रहे थे? तो ये हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पुराना प्रश्न है ये। देखिए अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है, तो ये किसको जाता है? ये जाता है किनको? विक्रम साराभाई को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन है? तो ये हैं होमी जहांगीर भाभा, HJ भाभा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि शांति उद्देश्य हेतु परमाणु शक्ति का उपयोग करने में भारत किस देश से बहुत ही ज़्यादा आगे है? बताइए। तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निर्मित टैंक का नाम क्या है? तो इस टैंक का नाम है अर्जुन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, ये जो टैंक है इसको बनाया किसने है? तो इस टैंक का विकास जो है रक्षा एवं अनुसंधान विकास जो ऑर्गेनाइजेशन है DRDO जो है, साथ ही साथ भेल है,
भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और भारत अर्थ मूवर्स BEM, ठीक है, भारत अर्थ मूवर्स, उसके बाद भेल है और DRDO ने मिलकर के इसको विकसित किया है। देखिए मुहाजिर कौमी आंदोलन क्या है, मुहाजिर कौमी आंदोलन क्या है, तो देखिए मुहाजिर कौमी आंदोलन पाकिस्तान में बसे उत्तर प्रवासी मुसलमानों का एक राजनीतिक दल है, ठीक है, MQM, याद रखेंगे इसको, मुहाजिर कौमी मूवमेंट। देखिए MQM मुख्यतः भारत से गए मुसलमानों के साथ किए जाने वाले भेदभाव तथा उनके साथ जो दूसरे दर्जे का नागरिक का तरह व्यवहार किया जाता था उसके विरुद्ध आवाज़ उठाता है यह। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तो राइट आंसर इसका देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़यनहीन पक्षी जो उड़ नहीं सकता है, ये कीवी हो जाएगा। चिपको आंदोलन है, तो देखिए चिपको आंदोलन जो है ये है वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन। चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा, इनका नाम आप जरूर ध्यान रखेंगे, ये इससे जुड़े हुए थे, ये उत्तराखंड में शुरू हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 73 हमारा है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकारी योजना है। देखिए फ्रेंड्स राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्यालय शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुधारने के लिए। देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना देश के प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध मानव संसाधनों एवं भौतिक संसाधन में सुधार लाने हेतु वर्ष 1987-88 में आरंभ किया गया था और 2002-03 में इस योजना को सर्व शिक्षा अभियान में शामिल कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि स्टार टीवी का मालिक कौन है। देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा स्टार टीवी का जो मालिक हैं ये हैं रूपर्ट मर्डोक। स्टार का फुल फॉर्म क्या आपको जान लेना चाहिए, सैटेलाइट टेलीविज़न फॉर द एशियन रीजन, ठीक है, सैटेलाइट टेलीविज़न फॉर द एशियन रीजन। देखिए पंचशील की मुख्य विशेषता है, तो देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा पंचशील की जो विशेषता है देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, और भारत और चीन के मध्य ये पंचशील पर जो संधि हुई थी इस पर हस्ताक्षर कब हुए थे, तो 29 अप्रैल, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 29 अप्रैल 1954 को, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था, तो ये आर्यभट्ट छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को। देखिए रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है, तो रामेश्वरम जो है ये तमिलनाडु में है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व में किस देश ने स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित किया है। तो देखिए प्रश्न 1999 में पूछा गया है और उस समय जो था हिंदू राष्ट्र नेपाल था, लेकिन अब अगर हम बात करते हैं तो नेपाल की संसद ने 18 मई 2006 को जो है 18 मई को नेपाल को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया। तो इस हिसाब से देखें तो इनमें से कोई नहीं अब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि भारत में सिलिकॉन वैली यानी कि सिलिकॉन घाटी के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये बेंगलोर को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध हैं, तो निकोलस कोपरनिकस ने गणित और ज्योतिष के क्षेत्र में मिली सफलता के फलस्वरूप इन्होंने टॉलमी का जो एक मान्यता था उसका खंडन किया कि पृथ्वी जो है ब्रह्मांड का केंद्र है। कोपरनिकस ने सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना और यह बताया कि ब्रह्मांड के अन्य ग्रह जो हैं यह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा कि दक्षेस यानी कि सार्क जो है, सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1985 में इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखेंगे। इसका हेडक्वार्टर जो है नेपाल के काठमांडू में है। देखिए पूछा गया कि आंदोलन की शुरू करने का उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य जो था ये था क्षेत्रीय सहयोग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और देखिए इसमें से 8 कंट्री इसके सदस्य हैं, इस ये जो संगठन है सार्क। कौन कौन से देश हैं, तो अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, पाकिस्तान है, नेपाल है, मालदीव है और श्रीलंका है। देखिए सही कथन इसमें से आपको चुनना है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, आर्यभट्टियम एक गणितीय ग्रंथ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और बाकी इसमें से अगर हम बात करें लीलावती, तो लीलावती जो है इसको किसने लिखा है, तो लीलावती को भास्कर द्वितीय ने लिखा है, ठीक है, भास्कर सेकंड। और इसमें से जो पंच सिद्धांतिका है, पंच सिद्धांतिका को बराह मिहिर ने लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और ये जो थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन है, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। उसके बाद देखिएगा कि ट्रायम्फ ऑफ द स्पिरिट नामक रचना
संबंधी निम्नांकित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी है। ठीक है, इसकी रचयिता रोमी देव ने किया है, बिल्कुल सही है। इसमें कपिल देव के खेल जीवन का विवरण है, ये भी सही है। इसका औपचारिक विमोचन प्रसिद्ध चित्रकार MF हुसैन के हाथ हुआ, ये भी सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निम्नलिखित में से किस कारक का योगदान नहीं है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आक्रामक राष्ट्रवाद की भावना। बाकी तकनीकी प्रगति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास और उद्योगों का विकास, ये जो है इनका योगदान है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्नलिखित में से कौन सा देश अस्थायी सदस्य नहीं है? तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 5 देश हैं अस्थायी सदस्य, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, रसिया और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसमें से आप देखिए जापान नहीं है। उसके बाद देखिएगा कि वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार है, तो बताइए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका आपसी सामान्य दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कार्य करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नौकरशाही का कार्य है, नौकरशाही का कार्य जो है ये आपका हो जाएगा सरकार की नीतियों को लागू करना, प्रशासन चलाना और मंत्रियों की सहायता करना। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 89 नंबर कि निम्नलिखित यूरोपीय यूनियन देशों में से फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो ये देश जो है, यह देश है आपका स्वीडन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्वीडन जो है 2014 में, स्वीडन जो है 2014 में फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता प्रदान किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पटना। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो ये जो थे नरसिंह नारायण, ये समाजवादी थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? तो श्रीमती राम प्यारी नाम था इनका। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब, तो सूर्य ग्रहण देखिए तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। तो राइट आंसर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा बीच में हो। ठीक है, किसके बीच में? तो चंद्रमा जो है यह पृथ्वी और सूर्य के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटा दिन कब होता है? इसका आपको आंसर कमेंट करके बताना है। और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सभी वीडियोज़ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा।